चलो, अच्छा हम लोग ना अभी अपने 3 रेगुलेटर्स के बारे में पढ़ चुके हैं। कौन कौन से है वो 3? आरबीआई, सेबी और सीसीआई। आरबीआई, सेबी, सीसीआई, ये तीनों अच्छे से क्लियर हैं? यस इसके बाद एक रेगुलेटर हमारे पास बच गया जो कि हमारा इंडस्ट्रियल स्पेसिफिक है, यानी कि किसी इंडस्ट्री से रिलेट करता है। इडाई पढ़ना है उसके बारे में। इडाई का फुल फॉर्म याद है? इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ठीक है जी। अब इडाई यानी कि इंश्योरेंस को रेगुलेट करेगा। अच्छा, हमें इंश्योरेंस की जरूरत पड़ती रहती है? यस मैम। यस मैम। आप सबका इंश्योरेंस है, लाइफ इंश्योरेंस? यस मैम। यस आपका लाइफ इंश्योरेंस है, मान लो भगवान ना करे आप या फिर आपके नॉन में कोई जिसका लाइफ इंश्योरेंस है वो चला जाए और इंश्योरेंस कंपनी उसका पैसा देने से मना कर दे, तो क्या होगा? केस केस कर सकते हैं। इसके ऊपर करोगे केस? केस कर सकते इंश्योरेंस कंपनी इंश्योरेंस कंपनी पे। इडाई पे नहीं करोगे? क्यों मैम? किसके पास केस करोगे, किसके पास शिकायत दर्ज कराओगे? कंपनी के पास इडाई के पास करवाएंगे मैम। इडाई के पास कराओगे, यानी कि ना इडाई भी बड़ा फेमस इसलिए हो चुका है क्योंकि आजकल हम जो बिजनेसेस करते हैं तो हर एक बिजनेस में ना जरूरी हो गया क्या कि हम लोगों को ना टाइम टू टाइम पे अपना इंश्योरेंस करवाना पड़ता है। अब लाखों का सामान पड़ा होता है दुकान में, अगर आग लग गई 1 मिनट में चला जाएगा वो तो फायर इंश्योरेंस हमें करवाना होता है। सबसे कीमती एसेट क्या है हमारी? हम खुद ही हैं। ह्यूमन रिसोर्स, हमारे मदर फादर, हम लोग खुद। तो क्या होता है, सबसे कीमती एसेट होता है तो हम अपना भी कराते हैं। हम लोग अपना जो ये करवाते हैं ना, इंश्योरेंस करवाते तो इससे है कि जब हमें जरूरत पड़ेगी तो वो काम आए। धीरे धीरे क्या देखते हैं कि अगर हम किसी के पास पैसा जमा कराते हैं ना तो वो उस पैसे को अपना खुद का हक समझने लग जाता है और पैसा खा जाता है, हड़प जाता है। तो ऐसे हड़पखोर ना हो हमारे पास, इन चीजों के लिए रेगुलेटरी बनाई गई थी। तो बिजनेस के लिए सबसे इंपॉर्टेंट तो आज के टाइम में इडाई हो गई, क्योंकि बिजनेस हर छोटी बड़ी चीजों के लिए क्या करवाता है? इंश्योरेंस करवाता है। तो उसके लिए बनाई गई इडाई। और इडाई पता है इतनी फेमस है, इतनी फेमस है हमारे लिए कि इडाई के लिए ना बड़े सारे फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी आते हैं, यानी कि हमारी कंट्री के अंदर या फिर हमारे देश के अंदर इडाई इंश्योरेंस सेक्टर इतना पॉपुलर है कि यहाँ पर फॉरेन करेंसीज भी आती है इस सेक्टर के अंदर, यानी कि फॉरेन के लोग, फॉरेन कंट्रीज के जो कंपनीज है वो भी इंडिया में आकर इस बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं। तो ये वाला जो इडाई वाला बिजनेस है ना, हम लोगों को बड़ा सारा एफडीआई भी लाकर देता है। एफडीआई का मतलब समझते हो? फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। ये सिलेबस में है लेकिन 4th चैप्टर में है, तो एफडीआई डिटेल में तो हम वहां पर करेंगे। बस अभी इसका फुल फॉर्म है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, यानी कि ऐसी इन्वेस्टमेंट जो डायरेक्टली कहाँ से आई है? फॉरेन से आई है। कौन लेके आया होगा? फॉरेन वाला बंदा ही लेकर आया होगा। और कौन लेकर आया? फॉरेन इन्वेस्टर्स। फॉरेन इन्वेस्टर्स लेकर आए हैं, बिल्कुल। चलो जी, अब इडाई के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। इंश्योरेंस को रेगुलेट करेगी एंड डेवलपमेंट करेगी, यानी कि इंश्योरेंस रिलेटेड मैटर से ही काम करेगी। इसके रूल्स ही हैं जो हमें पढ़ने हैं, बहुत ज्यादा डीप में नहीं पढ़ना हमें इडाई को। तो ये क्या है? ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। स्टैट्यूटरी बॉडी बोले तो बाय द एक्ट आई है ये भी, which regulates and develops the insurance industry in India. It was constituted under
इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी एक्ट 1999 यानी कि 1999 में आई थी, जिसको पार्लियामेंट ने पास किया था, और इसको अमेंड नहीं किया गया। ये यही वाला एक्ट था जो कि आपका 1999 के अंदर आया था। ठीक है जी, चलो जी। अभी जब 1999 में आया ना, उस टाइम पर हमारा एलपीजी आ चुका था। एलपीजी बोले तो लिक्विड पेट्रोलियम गैस। No, ma'am. Liberalization, privatization, globalization. गुड, +1 +2 10th बड़े अच्छे से पढ़ के आए हो। लिबरलाइजेशन, Yes, ma'am. प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन बोले तो पूरे वर्ल्ड को एक गांव बना दिया, ऐसा ही कुछ पढ़ा था हमने। यस मैम, Yes, सारे एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है मैम। सारी ट्रेड ऑल ओवर द वर्ल्ड आपस में इंटरकनेक्टेड हो चुके हैं, बिल्कुल सही। तो इन्होंने जब पूरे वर्ल्ड को एक गांव बना दिया तो क्या कोशिश की इन्होंने कोशिश की कि जितने भी कंट्रीज है वो फ्रीली बिजनेस कर सके। अच्छा, बिल्कुल फ्री छोड़ दिया या कुछ लॉज तो बनाए उनके लिए? कुछ रोज बनाए हैं। रूल्स एंड बनाए रेगुलेशंस बनाए हैं। अब ये तो दूध के जले हुए थे, छाछ तो फूक फूक के पीनी थी। 250 साल की गुलामी सह चुके थे हम, तो हम लोग दोबारा गुलाम नहीं होना चाहते थे, इसलिए स्ट्रिक्ट लॉज तो बनाए। यानी कि लिबरलाइजेशन किया, प्राइवेटाइजेशन किया, ग्लोबलाइजेशन किया, बट फ्रीली नहीं किया। अपनी मन मर्जियां नहीं चला सकते, हमारे पास स्ट्रिक्ट लॉज। ठीक है, ग्लोबलाइजेशन किया यानी कि फॉरेन का पैसा आएगा, एफडीआई आएगी, तो एफडीआई को कंट्रोल करने के लिए एफडीआई पॉलिसी बनाई। फॉरेन एक्सचेंज को कंट्रोल करने के लिए एक एक्ट बनाया था, जिसका नाम कौन बताएगा? आरबीआई में पढ़ा था हमने। फॉरेन एक्सचेंज। क्वेश्चन रिपीट कर। फॉरेन एक्सचेंज, फॉरेन क्वेश्चन डायरेक्ट रिपीट करना एक बार। फॉरेन का जो पैसा आता है उसके लिए एक एफडीआई के लिए तो एफडीआई पॉलिसी बनाई गई। ठीक है, टाइम टू टाइम चेंज होती रहती है, तो एक तो हम बोलते हैं एफडीआई पॉलिसी। एक एक्ट बनाया गया था, एक्ट कौन सा फॉरेन था? एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। बिल्कुल, एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। फेमा था 1999 में बना। फेमा, इतना ही पढ़ा था, फेमा के बारे में नहीं पढ़ेंगे, बस फेमा बना क्यों था ये पढ़ेंगे। ठीक है जी। अब ये जो एफडीआई आया, एलपीजी आया, ये मैं यहाँ पर क्यों पढ़ा रही हूँ? क्योंकि इरडाई के अंदर एलपीजी का इफेक्ट था। 1999 में बनी थी, 1992 के अंदर ये पॉलिसीज, इकोनॉमी रिफॉर्म्स पॉलिसीज आ चुकी थी हमारी, यानी कि इन्होंने कंप्लीटली अपना रूप ले लिया। तो उस समय पर जब 1999 के अंदर जब हम लोगों ने एक्ट बनाया, तो हमने देखा कि फॉरेन का पैसा आना तो अलाउड है, तो हमने बोला कि प्राइवेट प्लेयर्स टू एंटर इनटू द इंश्योरेंस सेक्टर इन इंडिया बिसाइड्स अ मैक्सिमम फॉरेन इक्विटी ऑफ 26% इन प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनी हैविंग ऑपरेशंस इन इंडिया। यानी कि क्या हुआ कि 1999 में हमने कितनी फॉरेन इन्वेस्टमेंट अलाउड की? 26%। 26% तक आप क्या कर सकते हो? हमारी कंट्री में इन्वेस्ट कर सकते हो। कौन से सेक्टर में? इंश्योरेंस सेक्टर के। इंश्योरेंस सेक्टर में इन्वेस्ट नहीं कर सकती फॉरेन कंपनी, कुछ स्पेसिफाइड सेक्टर्स है वहीं पर इन्वेस्ट कर सकती है। उन स्पेसिफाइड सेक्टर्स में से एक सेक्टर क्या हो गया? इंश्योरेंस सेक्टर। तो 1999 में कौन से सेक्टर में इन्वेस्ट किया जा सकता था? इंश्योरेंस में। कितना इन्वेस्ट किया जा सकता था? 26%। 26%। ये जो डेट्स हैं आपकी बड़ी इंपॉर्टेंट है आपकी एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से, यानी कि जब एमसीक्यू क्वेश्चंस आएंगे तो ये डेट्स आपसे पूछी जाएगी। तो इरडाई की फुल फॉर्म आपकी उसमें आ सकती है। इरडाई की फुल फॉर्म क्या होती है आपका? इरडाई कौन से साल में बना था ये पूछा जा सकता है। किसको रेगुलेट करने के लिए बना था ये पूछा जा सकता है। क्या इसमें एफडीआई अलाउड है ये पूछा जा सकता है। और क्या, कितनी परसेंट अलाउड? ठीक है, करंट जो हमारी एफडीआई अलाउड है दैट इज 74%। करंट इसी साल का जो बजट आया था उसमें ये लिमिट को इंक्रीज किया गया था, बट ये वाली जो लिमिट है अभी तक आपके बुक्स में इनकॉर्पोरेट नहीं हुई है, तो आपके लिए जो नई लिमिट है दैट इज 49%। ठीक है, क्या हुआ? ये जो परसेंट होता है वो उस अमाउंट का होता है जितना वो डिपॉजिट करवाएंगे, मतलब वो जितना इन्वेस्ट करेंगे। ऐसा होता है ये परसेंटेज। इस परसेंटेज का क्या रूल होता है? इस परसेंटेज का रूल ये होता है कि सपोज, क्या बात है, दोनों ही गरिमा जिंदल गायब है। जैसे कि एक कंपनी है एबीसी, मैं तो हूँ यहाँ पे। तो आप ठीक है, तो गरिमा ने दो फोन से लॉगिन किया है क्या? गरिमा जिंदल
No, ma'am. आप नहीं, हिसार वाली गरिमा। गरिमा जिंदल फ्रॉम हिसार, आपने 2 फोन से लॉगिन किया है क्या? No, मैम, वो बीच में डिस्कनेक्ट हो गई थी मेरी। अभी भी 2 फोन ही आ रहे हैं आपके वैसे। चेक करती हूँ मैम, 1 मिनट। क्या होता है, जैसे कि एबीसी लिमिटेड है हमारे पास, इस एबीसी लिमिटेड में क्या होता है, मान लो इसमें आपने 1 लाख की कैपिटल लगाई, ठीक है। अब इस 1 लाख का कितना परसेंट, 26% आप मैक्सिमम एफडीआई से अलाउड करवा सकते हो। सेक्टोरल लिमिट भी होती है, जैसे कि मान लो किसी सेक्टर में बोल दिया गया कि 100 करोड़ तक का फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी आ सकता है, ये भी बोल सकते हैं। पर्टिकुलर कंपनी के परसेंटेज में भी बोल सकते हैं कि जैसे 1 लाख है तो 1 लाख का 26% ही आप इन्वेस्ट कर सकते हो यहाँ पर, यानी कि कितना, 26,000 रुपए। बाद में इसको चेंज कर दिया गया, 49,000 हो गया। अब जो करंट लिमिट एक्सचेंज की गई है दैट इज 74,000, यानी कि एक कंपनी जो है 74,000 रुपए तक इन्वेस्ट कर सकती है, 74% तक इन्वेस्ट कर सकती है। बट इस 74% की लिमिट्स आपकी बुक में नहीं है, तो एज पर योर बुक आज भी मैक्सिमम लिमिट कितनी है, 49%। कब से स्टार्ट हुई थी 49% की लिमिट, इन 2014 में यूपीए गवर्नमेंट, यानी कि यूपीए क्या होता है कि कुछ यूनाइटेड है गवर्नमेंट्स का, यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस जो एक कमिटीज हैं, इन्होंने रिकमेंड किया कि 26% बहुत कम है, हमें सेक्टर को बढ़ावा देना चाहिए। तो इस सेक्टर को बढ़ावा देते देते इन्होंने कितना कर लिया, इसे 49% में इंक्रीज कर लिया, और अब इसको बढ़ाते बढ़ाते कितना होगा ये 74% इन करंट एज पर बजट 2021, ठीक है। मैम Yes, ये ma'am. परसेंटेज को बढ़ाना मैम गुड साइन आपकी आवाज तो काफी नहीं है, डिस्टॉर्टेड क्योंकि है, मैम एक तो डिपेंडेंस। आपकी आवाज डिस्टॉर्टेड है, क्लियर नहीं है। मैम एक्चुअली वो पूछ रहे हैं कि अगर हम परसेंटेज बढ़ाएंगे तो हम फॉरेन पे ज्यादा डिपेंड होते जाएंगे। मैम जो इकोनॉमिक पहले- कंट्रोल भी बढ़ेगा उनका अपनी कंट्री में। नहीं बढ़ेगा, क्यों नहीं बढ़ेगा, जब ये पॉलिसीज अब इनको बनाई जा रही है ना, तो पहले की तरह नहीं किया। स्टार्टिंग में जब इंडिया, ब्रिटिश इंडिया हमारे इन कंट्री में आई थी, उस टाइम है ना कुछ रूल्स रेगुलेशंस नहीं थे हमारे पास इस तरह के। इस टाइम अगर इनको आना है ना, तो पहले बहुत सारी चीजें जमा करा कर आती है। अब ये जो यहाँ पर अलाउड होती है ना, इनके अंदर भी फ्रीली अलाउड नहीं है। क्या होता है कि आपको यहाँ पे इक्विटी में इन्वेस्ट करना होगा, या फिर आपको इक्विटी शेयर कैपिटल यहीं के खरीदने होंगे। पैसा लेकर जाओगे तो किस लिमिट तक पैसा लेके जाते हो, या फिर यहीं पर री इन्वेस्ट करना होगा, तो बहुत सारी टर्म्स एंड कंडीशन लगाई जाती है। जितना सिंपल आपको ये दिख रहा है उतना सिंपल नहीं है। एंड नो डाउट देश में फॉरेन का पैसा आएगा तो देश की इकोनॉमी स्ट्रांग होगी। ऐसा नहीं है कि हम उन्हीं पे डिपेंड करते जा रहे हैं, डिपेंड नहीं कर रहे हैं हम लोगों को। ये लोग यहाँ पर आएंगे तो हमारे बिजनेसेस बढ़ेंगे। अब एक बात बताओ, जो एक्चुअल में इंडियन कंपनी है जो बहुत अच्छी एक्सेल कर रही है, वो थोड़ी ना यहाँ पर होगी। कोई नए वेंचर में इन्वेस्ट करेगा ये, ताकि अपने पहुंच को बढ़ा सके। कोई एक्चुअल में जो यहाँ पर बहुत अच्छे से बिजनेस कर रहा है, वो जनरली उसको अलाउ नहीं करेगा। क्यों नहीं अलाउ करेगा, कि मेरा ऑलरेडी मार्केट शेयर बहुत अच्छा है, मैं ऑलरेडी बहुत अच्छा प्रॉफिट कमा रहा हूँ, मैं अपना प्रॉफिट क्यों बढ़ाऊं। जब तक उसे कोई बेनिफिट नहीं दिखेगा वो नहीं करेगा ये काम। और 74% तो मैक्सिमम कैप है, आप मत लगाओ इनका। और ये जो 74% लिमिट्स बढ़ा देते हैं ना, तो इसमें इनके ऊपर रेस्ट्रिक्शंस लगा देते हैं कि इतने का आपको हमारे देश में इंफ्रा लगाना पड़ेगा पहले, इतने से आप बिजनेस कर सकते हो। इंफ्रा मतलब हमारे देश की ही तरक्की होगी, बिल्डिंग्स तो यहीं पर होगी, बिल्डिंग्स उखाड़ कर तो लेके नहीं जाएगा वो वहां पर अपनी फॉरेन कंट्री में, तो इतने का तो इंफ्रा डेवलप हो गया जी। और इंफ्रा की वैल्यू टाइम टू टाइम घटती है, बढ़ती नहीं। ये तो है ही, बिल्डिंग आप बनाओगे तो वो बिल्डिंग का वियर एंड टीयर भी होगा। या फिर मैंने यहाँ पर बहुत सुंदर सा ऑफिस क्रिएट कर लिया, अब इस ऑफिस की सुंदरता जब तक वो सामान यहाँ लगा हुआ है तभी है। जैसे ही सामान उखाड़ना शुरू करेंगे, सामान भी वेस्ट और ऑफिस भी वेस्ट, सब कुछ वेस्ट हो गया ना। तो इनके ऊपर बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस लगा दिए जाते हैं कि आपको ये काम करना होगा, ये नहीं करना होगा। तो ऐसा नहीं है कि कंप्लीटली डिपेंड हो जाए, नो डाउट रिलेशन तो सुधरेंगे। तो इसीलिए हमने हर एक कंट्री को भी अलाउ नहीं किया। कुछ कुछ कंट्रीज होते हैं जिनको अलाउ करते हैं, कुछ कंट्रीज होते हैं जिन पे रेस्ट्रिक्शन ज्यादा लगाते हैं। जब ये आएंगे, इनसे इतने तो डॉक्यूमेंट्स मांगे जाते हैं, इतनी इनसे पूछी जाती है, इतने उनको एग्रीमेंट साइन करने पड़ते हैं, जिससे कि वो यहाँ पर नुकसान ना कर पाए। आसानी से नहीं आ सकती एफडीआई, बहुत मशक्कत करनी पड़ती है इनको। एक्सक्यूज मी मैम। हाँ जी, मैम इसकी एक्ट की इनेक्टमेंट में और मैम अथॉरिटी एस्टेब्लिशमेंट की डेट में कोई फर्क नहीं है? कुछ खास फर्क नहीं है इसके अंदर।
ओके मैम। ठीक है, चलो जी। और क्या है हमारे पास, ये यूपीए गवर्नमेंट ने हम लोगों का सेक्टर का ये इंटरेस्ट बढ़ा के यानी कि 26% से बढ़ा के 49% कर दिया। कब किया था? जुलाई 2014 में किया था। प्रपोजल डेट थी आपकी जुलाई 2013 और इफेक्टिव डेट थी आपकी जुलाई 2014। यानी कि गवर्नमेंट को लगा जुलाई 2013 में इस लिमिट को बढ़ावा देना चाहिए, बढ़ावा दे दिया। अब इंश्योरेंस बिल पास हुआ और 2014 में इसकी लिमिट को बढ़ाकर कितना कर दिया? 49% कर दिया। ये 2 पॉइंट क्लियर है, पॉइंट नंबर 1 एंड पॉइंट नंबर 2। यस मैम। एडाई से आपके सबसे ज्यादा एमसीक्यू बनते हैं इस चैप्टर में। एक आपका एमसीक्यू बनता है आरबीआई से ज्यादा और एक बनता है एडाई से ज्यादा। एग्जाम में 2 पोर्शन ऐसे हैं ये एडाई और आरबीआई जिनसे एमसीक्यू बहुत ज्यादा अमाउंट में निकलते हैं और इनके एमसीक्यू गलत भी होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास ये प्रपोज्ड बाय यूपीए गवर्नमेंट क्या था? तो यूपीए गवर्नमेंट, यूपीए है आपका यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस, यानी कि 2-3 चीजों लोगों का मिलकर 2-3 पॉलिटिकल पार्टी का मिलकर पॉलिटिकल पार्टीज ने मिलकर अपना एक यूपीए बनाया, यानी कि यूनाइटेड पॉलिटिकल प्रोग्रेसिव अलायंस, जो कि प्रोग्रेस के लिए काम करती थी हमारी इकोनॉमी की। तो उन्होंने इसको 2013 के अंदर क्या किया? प्रपोज किया कि इंश्योरेंस सेक्टर में एफडीआई को बढ़ावा दो। जैसे ही इंश्योरेंस सेक्टर में एफडीआई बढ़ेगी हमारे देश की इकोनॉमी सुधरेगी, क्योंकि जब पैसा ज्यादा होगा ना किसी चीज में। अच्छा, एक बात आपको पता है, जब स्टार्टिंग में हमारे देश की फाइनेंशियल कंडीशंस इतनी अच्छी नहीं थी आफ्टर 1947, जिसकी वजह से पहले तो इन्होंने क्या किया, सब चीजें अपने अंदर नेशनलाइज किया। जब इन्हें दिखने लगा कि पैसा नहीं, फंड्स की जरूरत पड़ेगी, तो इन्होंने प्राइवेट सेक्टर के पास जाना शुरू किया। प्राइवेट सेक्टर से भी फंड्स की रिक्वायरमेंट पूरी नहीं हुई, तब इन्होंने फॉरेन इन्वेस्टमेंट के पास जाना स्टार्ट किया। तो एफडीआई को बढ़ावा देने से इन्होंने अपने आप को स्ट्रेंथन किया। आज जो इकोनॉमी ग्रो कर रही है ना, उसका कहीं ना कहीं मेजर पार्ट आपका एफडीआई पॉलिसीज भी है, यानी कि फॉरेन वालों ने पैसा इन्वेस्ट किया, पैसे से ही पैसा आपने जनरेट किया, क्योंकि फॉरेन ने जब इन्वेस्ट किया तो यहाँ पर आकर वो इंडियन करेंसी में इन्वेस्ट हुआ। हमारी जो करेंसीज रेगुलेट हुई मार्केट में, दैट इज इंडियन करेंसी। फॉरेन का पैसा तो बैंक्स में पड़ा है, बैंक्स में वो स्ट्रेंथन कर रहा है हमारे रूपी को, इसीलिए एफडीआई को बढ़ावा दिया जाता है बार बार। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास, इट सर्व्स एज एन अथॉरिटी टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द होल्डर्स। ये हुआ इसके हिस्ट्री के बारे में, इतना ही पढ़ेंगे हम, इसकी हिस्ट्री ज्यादा डीप में नहीं जाएंगे। अब नीचे से जो पोर्शन स्टार्ट हो जाएगा वो आ जाएगा इसकी रेगुलेशन के बारे में कि ये क्या क्या काम करती है। तो इट सर्व्स एज एन अथॉरिटी टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द होल्डर ऑफ इंश्योरेंस पॉलिसी। होल्डर ऑफ इंश्योरेंस पॉलिसी कौन होंगे? हमारे जैसे लोग, हम होंगे होल्डर्स जो इंश्योरेंस लेते हैं। To regulate, promote and ensure orderly growth of insurance industries and for matters connected thereto। टीवी पे एडवर्टाइजमेंट देखते हो, इंश्योरेंस करवाना चाहिए, वो पहले आता था जीवन साथी.com, नहीं जीवन साथी नहीं सॉरी, लाइफ इंश्योरेंस वाला आता था, जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी। यस मैम। LIC का होता है। यस मैम। गाड़ी ठुक गई, कोई दिक्कत की बात नहीं है, इंश्योरेंस है। तो इस तरह के जो प्रोएक्टिव एक्ट्स होते हैं या एडवर्टाइजमेंट होते हैं, वो आपको क्या बोलते हैं कि तुझे इंश्योरेंस करवाना चाहिए। तो ये क्या करेगा? प्रमोट करेगा और रेगुलेट भी करेगा, किसको? ताकि हमारे इंश्योरेंस सेक्टर की ग्रोथ हो। एडाई रोल इज प्रोटेक्ट राइट्स ऑफ पॉलिसी होल्डर्स एंड दे प्रोवाइड रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेशन टू LIC एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर रिन्यूअल, नोटिफिकेशन, कैंसिलेशन एंड सस्पेंशन ऑफ देयर रजिस्टर्ड सर्टिफिकेट। इसका मतलब अभी होल्ड करो, समझाती हूँ मैं। तो यहाँ पर इसने अपने क्या क्या रोल्स निभाए? रेगुलेशन का और प्रमोशन का। ठीक है, प्रोटेक्ट भी करता है, ये वो सारी चीजें रेगुलेशंस के अंदर आ गई। किसको प्रोटेक्ट करेगा? पॉलिसी होल्डर को। किससे प्रोटेक्ट करेगा? पॉलिसी इश्यूअर से, या फिर इश्यूअर जो पॉलिसी है, इश्यूअर ऑफ द पॉलिसी। इश्यूअर ऑफ द पॉलिसी कौन होगी? वो इंश्योरेंस कंपनियां, कंपनी। हाँ जी। तो यानी कि यहाँ पर ये क्या हुआ, यहाँ पर ये 2 लोगों से रिलेट करता है, 2 लोगों के साथ डील करता है। कौन कौन से 2 लोग हो गए हमारे पास? पॉलिसी होल्डर एंड इश्यूअर एंड होल्डर। बिल्कुल, एडाई के अंदर हमारे पास पहला और दूसरा। पहला आ गए जी होल्डर्स, ठीक है जी। दूसरे आ गए हमारे इश्यूअर्स। अब इश्यूअर्स के अंदर ना काफी सारे पार्ट होते हैं, ठीक है। ईश्वर के अंदर एक बंदा तो वो होता है जो पॉलिसी बेचता है, ठीक है। अब पॉलिसी बेच दो,
फॉर एग्जाम्पल जो पॉलिसी बेची वो आपकी कार की पॉलिसी थी। अच्छा, कार का एक्सीडेंट हो जाता है, बॉयज को ज्यादा पता होगा इस चीज के बारे में। अगर कार का एक्सीडेंट हो गया और उस कार का इंश्योरेंस था आपके पास, तो आप क्या करोगे उस इंश्योरेंस के लिए? क्लेम करने के लिए कहाँ जाओगे? ईश्वर के पास। इंश्योरेंस। अच्छा, ईश्वर की तरफ से कोई बंदा आता है क्या जो कार को चेक करता है कि इसका एक्सीडेंट कैसे हुआ, कितना डैमेज हुआ? यस यस मैम। Yes, Approval ma'am. करते हैं। उसको बोला क्या जाता है? असेसर एंड द वैल्यूअर। यानी कि ईश्वर के पास असेसर और द वैल्यूअर भी हो गए, यानी कि ब्रोकर्स भी होते हैं इनके पास जो अपना अपना काम करवाते हैं, रजिस्टर्ड पर्संस भी होते हैं। तो जैसे सेबी नहीं इसको भी रेगुलेट करता था, इसको भी रेगुलेट करता था और इसको भी रेगुलेट करता था, वैसे एडाई इसको भी रेगुलेट करेगा, इसको भी रेगुलेट करेगा और इसको भी रेगुलेट करेगा। इसके अलावा अगर पर्सन कोई और भी रजिस्टर हुआ ईश्वर के अंडर या फिर इल्डाई के अंदर, जितने भी लोग इल्डाई के पास रजिस्टर हैं वो सारे के सारे इल्डाई की नजरों के सामने, इल्डाई के सर्वेलेंस के अंदर है। ये सब पे नजर बना के रखेगा, इनके तो इंटरेस्ट पे ध्यान रखेगा, इनके साथ कोई धोखाधड़ी ना हो, और इनको क्या करेगा? रेगुलेट करेगा, रूल्स रेगुलेशन बनाएगा। ठीक है। अब हमारी कंट्री में इंश्योरेंस बिजनेस करने के लिए आपको सर्टिफिकेट चाहिए, यानी कि ईश्वर को क्या चाहिए? सर्टिफिकेट चाहिए। सर्टिफिकेट कौन देगा? बाय इल्डाई। जब तक इल्डाई ये सर्टिफिकेट नहीं देगा कोई भी कंट्री, कोई भी कंपनी जो है अपना इंश्योरेंस का काम नहीं कर सकती। टेन्योर फिक्स होता है 10 साल 5 साल, कितने साल के लिए आपने ये सर्टिफिकेट लिया है। जब तक सर्टिफिकेट है तब तक ही आप इंश्योरेंस का काम कर सकते हो। तो यानी कि इल्डाई का पहला फंक्शन क्या हुआ? इशू ऑफ सर्टिफिकेट्स। चलो जी, 5 साल का सर्टिफिकेट था, आफ्टर 5 इयर्स एक्सपायर हो गया, रिन्यू करवाना पड़ेगा। रिन्यू करवा लें। फिर रिन्यू करा लो। ईश्वर बड़ा बदमाश है, मानता नहीं, बार बार गलतियां करता रहता है। एक्सपायर हो गया, रिन्यू करवा लिया, अब बदमाशियां करता रहता है, तो क्या इसे कैंसिल कर सकते हैं? यस मैम। मैम। यस मैम। रिन्यू भी कर सकता है और कैंसिल भी करवाया जा सकता है। तो ये तीनों काम ये बंदा कर सकता है। कौन करेगा? इल्डाई करेगा। किसके लिए करेगा? ईश्वर के लिए या हर उस रजिस्टर्ड पर्सन के लिए जो इल्डाई के पास अपने आप को आकर क्या करवाता है? रजिस्टर करवाता है। रजिस्टर। चलो जी। अच्छा, एक और चीज है कैंसिलेशन के साथ, सस्पेंशन। भाई बेचारे को एक मौका दे दो, कैंसिल ना करो, सस्पेंड कर दो। तो ये चाहे तो सस्पेंड भी कर सकता है कुछ सर्टेन टाइम के लिए और कैंसिल भी कर सकता है। तो रिन्यूअल, मॉडिफिकेशन, कैंसिलेशन एंड सस्पेंशन, इन चारों पॉइंट्स में कोई दिक्कत? ये चारों काम इल्डाई कर सकती है क्लियरली? यस मैम। आगे चलते हैं। अब यहाँ से स्टार्ट हो जाएंगे इनके मिशन एंड विजन, किस किस काम के लिए बनाई गई है, क्या क्या काम करेंगे। वैसे 2 पार्ट्स में डिवाइड है आपके मिशन में एंड ड्यूटीज एंड पावर्स में, लेकिन जब आप पढ़ोगे तो आपको लगेगा कि सब चीजें आपस में लिंक्ड है, यानी कि जो इसका मिशन है वही इसकी ड्यूटीज एंड पावर्स भी है, क्योंकि जिस ऑब्जेक्टिव से ये बनाया गया वही तो काम करेगा ना। तो मिशन पढ़ लेते हैं हम लोग। मिशन क्या बोलता है? ये मिशन है इसका टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट एंड सिक्योर फेयर ट्रीटमेंट टू पॉलिसी होल्डर। इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करेगा और चेक करेगा कि उनके साथ फेयर ट्रीटमेंट हो। ऐसा नहीं कि बेचारा पॉलिसी होल्डर इंश्योरेंस कंपनी के चक्कर काटता काटता थक जाए और वो इंश्योरेंस कंपनी काम ना कर दे। अगर इंश्योरेंस कंपनी काम नहीं कर रही तो भाई तू इल्डाई के पास शिकायत दर्ज करा दे, इल्डाई सुन लेगी तेरी बात। ठीक है, तो इल्डाई के पास शिकायत जाएगी तो वो अपने आप उस इंश्योरेंस कंपनी की खैर नहीं खबर ले लेगी। ठीक है जी, पहला काम हो गया। दूसरा काम क्या है? टू ब्रिंग अबाउट स्पीडी एंड ऑर्डरली ग्रोथ ऑफ द इंश्योरेंस इंडस्ट्रीज including annuity and superannuation payment for the benefits of the common man and to provide long-term funds for accelerating growth of the economy. अब कई तरह की इंश्योरेंस प्लान्स होते हैं आपके। कुछ इंश्योरेंस प्लान होते हैं जो अपने फॉरफिट हो जाते हैं बाद में, जैसे कि लाइफ इंश्योरेंस हो गया। कुछ तरह के लाइफ इंश्योरेंस में क्या होता है कि, या फिर फायर इंश्योरेंस हो गया, जो इवेंट बेस्ड होते हैं। इवेंट हुआ तो ठीक, वरना आजकल जो इंश्योरेंस बनने लगे हैं वो आपके इन्वेस्टमेंट बेस्ड इंश्योरेंस भी बनने लगे हैं। पॉलिसीज चेंज होती जाती हैं, तो उसमें क्या होता है कि पर्टिकुलर हर टाइम पे आपको कुछ इंस्टॉलमेंट्स में मिल सकती हैं कि इतने टाइम के बाद आपको ये इंस्टॉलमेंट मिलेगी, या सुपर एनुएशन यानी कि लास्ट में फाइनल पेमेंट के टाइम पे मैं इतना पेमेंट करूंगा। अब आपकी मैच्योर हो चुकी है पॉलिसी, आपको पेमेंट चाहिए, सामने वाला बंदा पेमेंट नहीं दे रहा, तो इल्डाई बैठा है यहाँ पर, वो मेंटेन करेगा, वो चेक करेगा कि आप सबको आपका पेमेंट टाइम पर मिले, स्पीडी मिले
ऑर्डरली ग्रोथ के साथ मिले, तभी तो कोई भी सेक्टर ग्रो करेगा। जिस सेक्टर में कमियां ज्यादा होंगी, जिस बैंक्स में कमियां ज्यादा होंगी, जिस बैंक्स को में जाने के बाद आपको लंबी लंबी लाइन में खड़ा होना पड़ता है, आप उस बैंक में पैसा जमा करा के खुश हो? आप उस बैंक में पैसा जमा कराओगे जिस बैंक में आपको लंबी कतार में खड़ा किया जाए, अपने नंबर का वेट करो, पैसा डाल। No, ma'am. वैसे ही क्या आप इंश्योरेंस सेक्टर में पैसा जमा कराना चाहोगे जब इंश्योरेंस सेक्टर आपको जरूरत पड़ने पे पैसा नहीं देगा? No, नो ma'am. मैम। सेकंड पॉइंट इसी के लिए है कि स्पीडी पैसा मिले लोगों को अपना। थर्ड पॉइंट क्या है? टू सेट, प्रमोट, मॉनिटर एंड एनफोर्स हाई स्टैंडर्ड्स ऑफ इंटीग्रिटी, फाइनेंशियल साउंडनेस, फेयर डीलिंग एंड कॉम्पिटेंस ऑफ दोज इट रेगुलेट्स। दोज इट रेगुलेट्स मतलब किनको रेगुलेट कर रहा है ये? उन लोगों को जो इसके पास रजिस्टर, तो उनको सेट भी करेगा, मतलब उनके लिए क्या करेगा? उनके लिए फेयर प्रैक्टिसेस निकाल कर लाएगा, यानी कि उनके लिए कोड ऑफ कंडक्ट बनाएगा, उनको बोलेगा भाई ये काम करना है और ये काम नहीं करना, फेयर डीलिंग तुझे करनी है, फाइनेंशियल साउंडनेस तेरे पास होनी चाहिए, क्योंकि तू पैसे में डील कर रहा है, लोगों से पैसा लेता है, टाइम टू टाइम पर एक फिक्स अमाउंट उनसे लेता है इन द फॉर्म ऑफ एन्युटी, तो तुझे फाइनेंशियल साउंडनेस अपनी मेंटेन करके रखनी होगी। इन सारी चीजों का ध्यान कौन रखेगा? इडाई रखेगा। किनके लिए? उन लोगों के लिए जिनको ये रेगुलेट करता है, यानी कि इश्यूअर्स के लिए। ठीक है जी। थर्ड पॉइंट क्या हो गया? फोर्थ पॉइंट आपका, टू एंश्योर स्पीडी सेटलमेंट ऑफ जेन्युइन क्लेम्स, टू प्रिवेंट इंश्योरेंस फ्रॉड्स एंड अदर माल प्रैक्टिसेस एंड पुट इन प्लेस इफेक्टिव ग्रीवियंस रिड्रेसल मशीनरी। क्या कर दिया इसने? जेन्युइन क्लेम्स। अब आपकी गाड़ी ठुक गई, एक तो होता है, चलो मान लेते हैं आपका मेडिकल इंश्योरेंस है, पैसे चाहिए आपको, जानबूझ के सीढ़ियों से नीचे गिर जाओ। पुरानी मूवीज में दिखाते हैं ना, पैसों लेने के लिए खुद जानबूझ के नकली चोट लगाते हैं अपने आप को। तो उसमें क्या करता है, उसमें इरडाई भी नजर बनाकर रखता है कि इंश्योरेंस सेक्टर तो है, उसने रूल्स रेगुलेशंस बना रखी हैं आपने, देखेगा कि जो जेन्युइन क्लेम्स है उनको पैसा टाइमली मिले और जो फ्रॉड है उनको पनिशमेंट भी मिले। तो अगर जेन्युइन क्लेम है तो आपको पैसा जल्दी जल्दी मिल जाए, और जेन्युइन केस नहीं है तो आपको पनिशमेंट मिले। प्रिवेंट इंश्योरेंस फ्रॉड्स, तो इंश्योरेंस रिलेटेड फ्रॉड्स को रोकता है। माल प्रैक्टिसेस यानी कि गलत प्रैक्टिसेस को रोकता है। आपको पता है एक बंदे ने गलत काम किया था, आज वो जेल में बैठा है, दोबारा आप 10 बार सोचोगे उस गलत काम को करने के लिए? सोचोगे या नहीं सोचोगे? अब चिंटू जेल में मैम बैठा ऐसे है, पता तो नहीं लगता। किसे नहीं पता होगा? मैम ऐसे इतनी जल्दी पता नहीं लगता कि ये फ्रॉड किया गया है। नहीं पता लगता, लेकिन जिसका पता लग जाता है वो तो लेता है ना, उसकी तो पनिशमेंट लगती है। पनिशमेंट में उसको हम पैसे वापस ही नहीं करेंगे। पैसे तो मिलेंगे नहीं, पनिशमेंट में आपकी पेनल्टी और लग सकती है। पैसे तो आपको मिलने ही नहीं थे ना, आपने झूठा क्लेम लगाया है कि मुझे पैसे चाहिए, आपने झूठे क्लेम से पैसे ऐंठने चाहे तो वो पैसे तो मिलेंगे नहीं, साथ में आपको पैसे और देने पड़ेंगे या आपको जेल जाना पड़ सकता है। मैम इंश्योरेंस कैंसिल हो जाता फिर? इंश्योरेंस कैंसिल भी हो सकता है आपका, बिल्कुल, पेनल्टी की वजह से। नेक्स्ट है आपका, टू प्रमोट फेयरनेस, ट्रांसपेरेंसी एंड ऑर्डरली कंडक्ट इन फाइनेंशियल मार्केट डीलिंग विद इंश्योरेंस एंड बिल्ड अ रिलायबल मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम टू एनफोर्स हाई स्टैंडर्ड ऑफ फाइनेंशियल साउंडनेस अमंग मार्केट प्लेयर्स। किसी भी चीज को ट्रांसपेरेंट करना हो, किसी भी अथॉरिटी को ट्रांसपेरेंट करना हो तो उसको आरटीआई के अंदर डालो। तो गवर्नमेंट अथॉरिटी है, गवर्नमेंट अथॉरिटी पे आरटीआई लगती है। आरटीआई बोले तो राइट टू इंफॉर्मेशन, वो लगा, ठीक है जी। उसके अलावा सामने वाली जो अथॉरिटी होती है, जैसे इसके ऊपर कंट्रोल किसका है? इरडाई का। अब इरडाई क्या करेगी? टाइम टू टाइम उनसे कुछ ना कुछ रिपोर्ट्स मांगेगी। उन चीजों को बोला जाता है आपका रिटर्न्स फाइल करते हैं, यानी कि जब टाइम टू टाइम आपसे कुछ डॉक्यूमेंट्स मांगे जाते हैं तो वो डॉक्यूमेंट्स को आप इन द फॉर्म ऑफ रिटर्न फाइल करते हैं। तो इरडाई ट्रांसपेरेंसी बढ़ाती है, फेयरनेस बढ़ाती है। किसी भी चीज को फेयर, अगर आपकी कॉपियां चेक होंगी तभी आप नोटबुक बनाओगे। कुछ बच्चों को छोड़ के, कुछ बच्चे होते हैं जो अपने लिए नोटबुक बनाते हैं, कुछ बच्चे होते हैं जो टीचर को दिखाने के लिए नोटबुक बनाते हैं। तो अगर टाइम टू टाइम आपसे फॉलो अप लिया जाए, आपसे रिटर्न्स मांगी जाए, बताओ क्या काम किया है, तो आप काम ज्यादा अच्छे से करोगे, या आपको फ्री छोड़ दिया जाए तो काम ज्यादा अच्छे से करोगे? जब चेक किया जाएगा। चेक किया जाए। जैसे ही इरडाई अपनी इंश्योरेंस अथॉरिटीज के, अपनी इंश्योरेंस कंपनीज के काम को चेक करता है ताकि ट्रांसपेरेंसी बढ़े, पारदर्शिता बढ़े। आपको पता होना चाहिए कि आपके लिए क्या काम किया जा रहा है। जैसे आपके लिए लेक्चर्स बनते हैं या आप लेक्चर सुनते हो तो आपको पता चलता है कि हमारे लिए काम हो रहा है।
वैसे ही आप काम कर रहे हो, हमें कैसे पता चलेगा? आपकी डॉक्यूमेंट्स देख के, आपकी नोटबुक्स देख के, या फिर आपके टेस्ट को देख के, तभी तो रिलायबल मैनेजमेंट होगी ना। आप फेयर तरीके से काम करो, हम फेयर तरीके से पढ़ाएंगे, तभी दोनों का रिजल्ट एक्सेल करेगा। वही इरडाई करता है कि मैं इतने सारे रूल्स रेगुलेशन बनाता हूँ, अगर सामने वाली कंपनी मानेगी नहीं तो मेरे रूल्स रेगुलेशन का क्या फायदा। तो उस रूल्स रेगुलेशन को मेंटेन करने के लिए इरडाई रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, यस मैम। चलो जी, नेक्स्ट Yes, 2 ma'am. पॉइंट्स हो गए हमारे पास मिशन के। नेक्स्ट 2 पॉइंट्स क्या है हमारे पास? टू टेक एक्शन वेयर सच स्टैंडर्ड्स आर इनएडिक्वेट और इनइफेक्टिवली फोर्स्ड। अब क्या होता है कि कई बार कोई एक्ट जो है वो कंप्लीट नहीं होता, यानी कि किसी पॉलिसीज का अगर लूप होल निकल आए तो वहां पर एक्शन भी लेगा, यानी कि वहां पर ये अपनी क्या डिस्क्रिशनरी पावर बोलते हैं। डिस्क्रिएशन का मतलब होता है अपनी इच्छा वाली पावर, ऐच्छिक पावर बोलते हैं उसको हिंदी में, डिस्क्रिशनरी पावर। जहां पर लो साइलेंट होता है वहां पर कोई अथॉरिटी अपनी मर्जी से काम कर सकती है, तो डिस्क्रिशनरी पावर को भी यूज कर सकती है। मतलब बोलता है ना मेरी मर्जी, मेरी लाइफ मेरे रूल्स, वैसे इरडाई बोलता है कि मेरा एक्ट मेरे रूल्स। अगर एक्ट में कुछ लिखा हुआ है तो उससे बाहर नहीं जाएगा, लेकिन अगर एक्ट में कुछ नहीं लिखा हुआ तो उससे बाहर ये जा सकता है, फिर अपनी मर्जी के रूल्स ये अप्लाई कर सकता है सर्टेन चीजों पे। क्लियर इतना? हमें डिस्क्रिशनरी पावर बताना एक बार। मन मर्जी। डिस्क्रिशनरी पावर का मतलब होता है मन मर्जी करना। अपनी मन मर्जी से जो काम करेगा उसको बोलेंगे उसकी डिस्क्रिशनरी पावर। भाई इस सिचुएशन में ये काम होना चाहिए। जैसे आपके घर में होता है, कई बार कोई सिचुएशंस होती हैं तो उसमें ना आप कुछ भी सोचते हो और कुछ भी काम करते हो। वो क्यों करते हो? क्योंकि आपको पता है कि मेरी लाइफ मेरे रूल्स, अपनी मन मर्जियां चलाते हो। वैसे ही ये फील्ड किसका है? ये फील्ड है इरडाई का। इरडाई का लो साइलेंट है, लो ने कुछ नहीं बोला, लो चुप है, तो इरडाई बोलेगा। अगर लो चुप है तो इरडाई बोलेगा। तो इस इरडाई को जो बोलने की पावर मिली वो क्यों मिली? क्योंकि बेचारा लो चुप था। लो चुप था तो इरडाई की क्या चलेगी? मन मर्जी। और इसी चीज को बोला जाता है, इसी कॉन्सेप्ट को बोला जाता है डिस्क्रिशनरी पावर का कॉन्सेप्ट। क्लियर? यस मैम। ठीक है जी। To bring about optimum amount of self-regulation in day-to-day working of the industry consistent with the requirement of fiduciary regulation। और ये क्या करता रहता है? ये ऐसी चीजें मेंटेन करता है जिससे कि सामने वाले के ऊपर रेगुलेशंस लगते रहें। अब आपको पता है सारा दिन सेम चीजें आपके साथ होती हैं तो आप खुद भी थोड़ा संभल जाते हो। डेली काम चेक होगा, डेली आपका टेस्ट होगा, तो आप खुद संभल जाओगे, आप सेल्फ रेगुलेट करोगे अपने आप को। नहीं भी मुझे काम करना है वरना छिताई पड़ सकती है। तो इस तरह का एनवायरनमेंट क्रिएट करेगा ताकि जो इसके बंदे हैं, जो इसके प्लेयर्स हैं, मार्केट प्लेयर्स हैं, वो अपने आप को सेल्फ रेगुलेट करें। यानी कि टू ब्रिंग अबाउट ऑप्टिमम अमाउंट, ऑप्टिमम अमाउंट मतलब पर्याप्त मात्रा में सेल्फ रेगुलेशन लेकर आएगा इन डे टू डे वर्किंग ऑफ द इंडस्ट्री। अब रोज रोज थोड़ी ना किसी को डांट खिलाना अच्छी बात है। अब रोज रोज आपको डांटा जाए तो क्या होगा? अच्छी बात तो नहीं है वो। तो इसलिए रोज रोज डांट ना खिलाकर आपकी चीजों को, आपकी रेगुलेशन को स्ट्रॉन्ग किया जाएगा। क्लियर इतना? यस मैम ये बताना Yes. लास्ट पॉइंट। लास्ट पॉइंट में बोलता है कि आपके ऊपर इतना स्ट्रिक्ट रेगुलेशंस बना दो, इतने स्ट्रिक्ट कानून लगा दो कि आप लोग गलती करने की सोचो ही ना। आप खुद का काम खुद ही करो, अपने मन से काम करो, क्योंकि आपको पता है काम ना किया तो उसका परिणाम ज्यादा बुरा होगा। तो काम कर लोगे आप। तो इस तरह की रेगुलेशन लेकर आएगा ये। प्रूडेंशियल का मतलब होता है सामान्य समझ का आदमी जो काम करता है, मतलब एक्चुअल में जिसको कोई काम करना चाहिए। अच्छा मान लो आपके पास एक बुक है, किसके पास है एक बुक? कुमकुम है हमारे पास। कुमकुम के पास 2 बुक्स हैं। एक बुक कुमकुम की खुद की है और एक बुक रिया की है। ठीक है, जो रिया वाली बुक थी ना वो बाहर रह गई और बारिश आ गई बहुत तेज। कुमकुम क्या करेगी? उस बुक को उठाकर लेके आएगी या उस बुक को छोड़ देगी? ये मेरी थोड़ी ना बुक है। उठा के लाएगी। छोड़ दिया तो उसने काम प्रूडेंशियल तरीके से नहीं किया, प्रूडेंशियल माइंड से नहीं किया। अगर उसने उस बुक को लेकर आई, यानी कि उस बुक को लेकर अंदर रख दिया आराम से ताकि वो भीगे नहीं, तो उसने प्रूडेंशियल माइंड से काम किया। यानी कि सामान्य समझ से जो काम किया जाता है दैट इज प्रूडेंशियल, कि एक्चुअल में इस सिनेरियो में सही क्या होगा, क्या करना सही होगा। उस बुक को बारिश में गलने के लिए छोड़ दो, कुमकुम का तो कोई लॉस है नहीं, लेकिन लॉस किसका था? सृष्टि या रिया जिसकी भी बुक थी वो, उस बंदी का लॉस था। तो यहाँ पर कुमकुम गलत कर रही है, यहाँ पर कुमकुम ऐसा काम नहीं कर रही जो कोई भी सामान्य समझ का आदमी करता।
तो कुमकुम गलत है, कुमकुम का माइंड कैसा नहीं है, प्रूडेंशियल नहीं है। क्लियर? यस मैम। मैम सेकंड Yes, पॉइंट ma'am. बताना एक बारी। सेकंड पॉइंट में ये है भाई, जितने ज्यादा छितर लगेंगे ना उतने ज्यादा काम आप बढ़िया तरीके से करोगे। तो यहाँ पर पीछे आपने वाला जो- सेकंड पॉइंट मैम, पीछे वाला सेकंड पॉइंट, ये पिछले वाला वाले। ठीक है। यस चलो जी, इस सेकंड पॉइंट का मतलब क्या है? इस सेकंड पॉइंट का मतलब ये है कि टू ब्रिंग अबाउट स्पीडी एंड ऑर्डरली ग्रोथ ऑफ द इंश्योरेंस इंडस्ट्री फॉर द बेनिफिट्स ऑफ द कॉमन मैन। कॉमन मैन मतलब आम आदमी, जिसने क्या किया, जिसने इंश्योरेंस के अंदर इन्वेस्ट किया या फिर इंश्योरेंस में पैसा लगाया, ठीक है जी। अब उस इंश्योरेंस में पैसा लगाने के बाद सामने वाले को क्या चाहिए? अपने पैसे वापस चाहिए, मिल जाएंगे पैसे वापस। तो वो पैसे जब इस तरह से वापस मिलेगा, मिलता जाएगा, तो आम इंसान के साथ क्या हो रहा है? अच्छा हो रहा है, बुरा हो रहा है? अच्छा हो रहा है। जब आम इंसान के साथ अच्छा होगा, कॉमन मैन को बेनिफिट मिलेगा, तो सेक्टर की ग्रोथ होगी ही होगी। अच्छा, कोई चीज आपको बेनिफिट देती है तो आप उसके साथ खुश हो जाते हो, यानी कि उस चीज में ज्यादा इन्वेस्ट करते हो। तो उस चीज में जब ज्यादा इन्वेस्ट करोगे तो वो सेक्टर अपने आप बढ़ जाएगा। तो स्पीडी एंड ऑर्डरली ग्रोथ होगी कब? जब लोगों को बेनिफिट मिलेगा। एंड टू प्रोवाइड लॉन्ग टर्म फंड्स फॉर एक्सेलरेटरी ग्रोथ ऑफ द इकोनॉमी। और इनको लॉन्ग टर्म फंड्स भी मिलते रहेंगे, यानी कि इंश्योरेंस है 20 साल का होता है, 25 साल का होता है, 50-50 साल के भी इंश्योरेंस हो जाते हैं आपके। तो लंबे टाइम तक आपको फंड मिलेंगे जो इकोनॉमी में मूव करता रहता है, और लोगों का भी बेनिफिट होगा, लोगों का फ्यूचर सिक्योर होगा, तो सारा काम स्मूथली हो जाएगा, अपने आप हो जाएगा। इंक्लूडिंग एन्युटी और सुपर एन्युएशन का मतलब क्या होता है? एन्युटी मतलब जो डिफरेंट इंटरवल पे पेमेंट किया जाए, सुपर एन्युएशन मतलब इकट्ठा जो पेमेंट किया जाए, यानी कि सारी एन्युटी को इकट्ठी करके। तो चाहे कैश पेमेंट कैसी भी हो, एन्युटी वाली हो या सुपर एन्युएशन वाली हो, इकट्ठी पेमेंट हो या किश्तों में हो, सारी पेमेंट टाइमली हो जाएगी, तो आपका इंडस्ट्रियल सेक्टर हमेशा ग्रो करेगा। इंश्योरेंस सेक्टर जो है कभी पीछे नहीं हटेगा उस चीज से। मैम ये थर्ड पॉइंट बताना। थर्ड पॉइंट, हाँ set, promote, monitor and enforce high standard of integrity, financial soundness, fair dealing and competence of those it regulates। यानी कि जिनको ये रेगुलेट करता है बोले तो रेगुलेट किनको करता है? ये इंश्योरेंस उन लोगों के रजिस्टर्ड है, यानी कि जो रजिस्टर्ड होते हैं, तो उन लोगों के लिए उन्होंने रूल्स मैम पैसा लगाया है। ताकि वो साफ सुथरे तरीके से काम कर सके। ठीक है, बाकी इसको लाइन टू लाइन 1-2 बार पढ़ना। एक बार में अगर नहीं समझ में आए तो उसको 2-3 बार पढ़ के देखा करो, ये लाइन अपने आप क्लियर हो जाती है, क्योंकि इन लाइन में ऐसा कुछ नहीं है डिफरेंट जो आपको नहीं समझ में आएगा पढ़ के। एक बार आपने यहाँ सुन लिया, 2-3 बार इसको पढ़ोगे। कोई लाइन होता है कि एक बार अटपटी लगती है, पर 2-3 बार पढ़ने में समझ में आ जाती है। तो कोशिश किया करो, जितना ज्यादा खुद से समझने की कोशिश करोगे उतनी ज्यादा आपकी इंटरप्रिटेशन पावर स्ट्रोंग होती है। हाँ जी मैम, जैसे हमने किसी ने इंश्योरेंस करा रखा है तो उसे आईडीआई के पास भी मतलब रजिस्टर कराना पड़ेगा। आपने बोला था ना रजिस्टर सर्टिफिकेट। नहीं, आपको सिर्फ इंश्योरेंस कंपनी के पास रजिस्टर करवाना है। आरडीआई के पास वो इंश्योरेंस कंपनी रजिस्टर करवाएगी, आप नहीं। अच्छा, ये मीटिंग बंद होने वाली है, रीजॉइन नहीं करना है हमें। तो जिसको डाउट है, अगर कोई सब्जेक्ट रिलेटेड डाउट है तो मैसेज कर देना, अदरवाइज वैसी डिस्कशन है तो वो कल करेंगे। ठीक है? यस मैम। यस मैम। तो यहाँ तक आप पढ़ लेना अच्छे से। सिर्फ ड्यूटीज रहती हैं जो हम बाद में करेंगे। कल ये चैप्टर कोशिश करेंगे, ये चैप्टर कल हमारा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद टेस्ट है इसका, तो बहुत थोरोली आपको इसको पढ़ना है साथ साथ। नबार्ड भी है अभी चैप्टर। अरे हो जाएगा, वो ज्यादा बड़ा नहीं है अपना कंसेप्ट। ज्यादा बड़ा मेन आपका आरबीआई था, से भी हम लोगों ने बना दिया, बाकी कंसेप्ट इतने बड़े हैं नहीं इसके। मैम ये भी गूगल फॉर्म पे होगा क्या टेस्ट? नहीं, वो आपका पीडीएफ फॉर्मेट पे होगा।